उसके बाद रिज़ल्ट आने के बाद बहुत अपसेट हो गए थे। फिर मेरा एक एक्सीडेंट हो गया था। लास्ट ईयर अगर 8,500 रैंक थी और उसको इम्प्रूव करके यहाँ तक लेकर के आए तो कुछ तो बहुत मेजर शिफ्ट्स किए होंगे, कुछ बहुत मेजर चीज़ें चेंजेस किए होंगे, तो वो क्या थे? ईगो आ जाती है यार, ये तो मेरा फेवरेट टॉपिक है, इसको तो इस सवाल को तो मैं फोड़ के रहूँगा, ये सारी चीज़ें नहीं करनी। अब मैं अभी भी मैं एक लर्नर से बात कर रहा था, सेम यही चीज़ मैंने उसको बताई थी कि यार वो बोला सर मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ 2 बार। ठीक है, सिलेक्शन नहीं हुआ 2 बार, कारण क्या है इसका? जब उस कारण को आप आइडेंटिफाई करोगे तभी आप उसे रेक्टिफाई करोगे। और hello everyone, result for GATE 2026 is out now, and today with us we have toppers who have cleared GATE 2026 with flying covers. First of all, many congratulations. टॉप 100 में रैंक लेके आना किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में जो इंडिया लेवल पे होता है एक बहुत बड़ी अचीवमेंट होती है। आपने वो चीज़ करके दिखाई है। सबसे पहली चीज़ जो मैं पूछना चाहूँगा आपसे कि क्या आपने एक्सपेक्ट किया था कि इतनी अच्छी रैंक आप ला पाओगे? सर मैं थोड़ा सा पहले से बात करना चाहता हूँ। पहले मैं जब दूसरे इंस्टीट्यूट का टेस्ट सीरीज देता था उसमें अच्छा रैंक नहीं आता था। बहुत या तो डिफ़िकल्ट होता था, नहीं तो लेंथी होता था। पर जब मैं अनअकैडमी का मॉक टेस्ट सीरीज़ दिया, या ऑल इंडिया एक मॉक टेस्ट सीरीज़ था, वो देने के बाद जो उसमें जो लीडर बोर्ड में रैंक आने लगा, उसके बाद पता चला कि मैं कर सकता हूँ, एटलीस्ट टॉप 100 में तो कर सकता हूँ। सो मतलब उससे आपका कॉन्फिडेंस गेन हुआ, आप ये कहना चाहते हैं? ओके, मैं इसके ऊपर वापस आऊँगा, टेस्ट सीरीज़ के ऊपर डिटेल में डिस्कशन करेंगे इसके बारे में। कमल, व्हाट वाज योर एक्सपीरियंस लाइक? यू वर एक्सपेक्टिंग कि टॉप 100 में रैंक आएगी आपकी? यस सर, मैं एक्सपेक्ट तो कर रहा था क्योंकि मेरा थोड़ा सा सीन अलग है। मैंने लास्ट ईयर 142 रैंक आई थी। ओके। तो मुझे पता था इस बार 15 नहीं तो 20 के अंदर तो ज़रूर आएगी। तो इस बार आपने उसको इम्प्रूव करके कहाँ तक लेके आ गए? सर मैं 39 रैंक 39 तक ले गए। तो ज़रूर आपने कुछ ना कुछ चेंज किया होगा अपने प्रिपरेशन के तरीके में, जिस वजह से आपने इतनी बड़ी जंप लगाई कि मेरी पहले 100 से ऊपर रैंक थी, अब मैं 100 के अंदर टॉप 50 में रैंक लेके आया हूँ। आपके हिसाब से ऐसी कौन सी चीज़ आपने चेंज करी अपनी प्रिपरेशन के अंदर जिस वजह से आपको ये इम्प्रूवमेंट दिखा? सर मेरी कमी सिर्फ इतनी सी थी कि मेरे से सिली मिस्टेक ज़्यादा होती थी। तो जैसे? मैंने सिली मिस्टेक्स लाइक यूनिट की प्रॉब्लम हो गई, ओके। या फिर क्वेश्चन को मिसरीड कर लिया, या फिर हमने डायग्राम दिया है उसमें कुछ वैल्यूज़ नहीं अच्छे से देखी। ओके। तो मैंने इम्प्रूवमेंट बस इतना सा किया कि मैंने थोड़ा स्लो कैलकुलेशन करना शुरू किया। एक एक वैल्यू को पहले गिवन नोट कर लिया, फिर मैंने सारे फॉर्मूले लिखे, फिर मैंने पूरा कैलकुलेशन अच्छे से करने लगा मैं। ओके। पहले मैं थोड़ा रैंडम तरीके से करता था, तो इससे थोड़ा इम्प्रूव हुआ। ओके, मतलब आप अब ज़्यादा पेशेंटली प्रॉब्लम्स को पढ़ने लग गए। ऑब्वियसली ऐसा होता है क्योंकि टाइम का हमेशा लिमिटेशन रहता है कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में। इसका सॉल्यूशन ये नहीं है कि हम सवाल जल्दी पढ़ें, इसका सॉल्यूशन ये होता है कि हमें सवाल जल्दी करना होता है। पढ़ने में टाइम देना होता है, समझने में टाइम देना होता है, हमें स्पीड अपने सॉल्व करने की बढ़ानी होती है। तो डेफिनेटली अगर इस चीज़ को हम इंक्लूड करेंगे अपनी प्रिपरेशन में, विल बी एबल टू गेट बेटर रैंक। अगर मैं आपके ऊपर आऊँ, जैसे आपने बताया टेस्ट सीरीज़ के बारे में, यू टॉक्ड अबाउट टेस्ट सीरीज़, आपके हिसाब से जो हम जो टेस्ट सीरीज़ देते हैं उसका बेसिक एजेंडा क्या होता है? क्योंकि मैं बताना चाहता हूँ, हम तो डिस्कस करते रहते हैं लर्नर्स के साथ कि यार टेस्ट सीरीज़ क्यों दी जाती है। आपने बोला कि मैंने मार्क्स देखे, मार्क्स से मैं मोटिवेट हुआ, बच्चे टेस्ट सीरीज़ देते हैं, मार्क्स नहीं आते हैं, डीमोटिवेट हो जाते हैं। क्या हम टेस्ट सीरीज़ इसी पर्पज़ के लिए देते हैं कि अपने मार्क्स को ट्रैक करें? सर मैं एक और चीज़ बोलना चाहता हूँ। मैं लास्ट ईयर भी गेट के लिए अपेयर हुआ था, उसमें मेरा रैंक बहुत ज़्यादा था, 8430 था। 8430, हाँ। 8,500 के आसपास। हाँ। तो क्या हुआ था सर, उस टाइम में भी मैं टेस्ट सीरीज देता था, लेकिन बहुत हल्के में लेता था। आपका एक मैं वीडियो देखा था, सेम चीज़ मैं उधर करता था, बस आंख बंद करके एग्ज़ाम देते थे, और जो करते थे गलत हो जाता था, फिर सोचते थे कि ये तो गलत हो गया, लेकिन एग्ज़ाम में जब आएगा फिर मैं कर ही लूँगा। ये आपका एक वीडियो था, सेम चीज़ मैं मिस्टेक किया। लेकिन इस बार मैंने क्या किया, हर एक जितना भी सॉल्यूशन मेरा इनकरेक्ट हो रहा था उसका एक एक्सेल शीट बना रहे थे, क्या कहाँ मिस्टेक किया, उसमें प्रॉब्लम क्या था, फिर उस चीज़ जाके मैं रिवाइज़ किया, सेम चीज़ जाके इधर भी उस एक्सेल शीट में पूरा बनाया। ये करने के बाद मेरा बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हुआ है। बिल्कुल, डेफिनेटली आपने सही चीज़ हाईलाइट करी। जो मैं बताना चाहता था कि हमारे टेस्ट सीरीज देने के पीछे एम ये नहीं होता कि हमें अपने मार्क्स देखने हैं, एम ये होता है कि हमें अपनी गलतियों को आइडेंटिफाई करना होता है। अभी भी मैं एक लर्नर से बात कर रहा था, सेम यही चीज़ मैंने उसको बताई थी कि यार वो बोला सर मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ 2 बार। ठीक है, सिलेक्शन नहीं हुआ 2 बार, कारण क्या है इसका? जब उस कारण को आप आइडेंटिफाई करोगे तभी आप उसे रेक्टिफाई करोगे और
उस चीज़ को इम्प्रूव करके आगे बढ़ पाओगे। अभी तो बस हम ये बोल देते हैं कि यार सर हमारी ये प्रॉब्लम है, उसका रीज़न नहीं बता पाते हैं। तो टेस्ट सीरीज देने के पीछे जो बेसिक पर्पस है, आपको अपनी गलतियों को आइडेंटिफाई करना है, शॉर्ट कमिंग्स को आइडेंटिफाई करना है, आइडेंटिफाई करने के बाद उसे रेक्टिफाई करना है और फाइनली चेक करना है अगली बार के टेस्ट सीरीज में कि आप उसे रिपीट कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। अगर ये चीज़ हम कंटिन्यूसली करते जाएं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, 2 हफ्ते 3 हफ्ते 4 हफ्ते, डेफिनेटली जब आप एग्जाम देने जाओगे आपकी इंप्रूवमेंट, जैसे आपने बोला 8,500 रैंक से टॉप 100 में रैंक लेके आना, मतलब मिरेकल टाइप का है सर, अनबिलीवेबल है। मतलब इसके पीछे और एक और चीज़ है सर, मैं बोलना चाहता हूँ। सिर्फ बाकी सब जगह मतलब बहुत सारे इंस्टीट्यूशन में गेट पढ़ाता है, टीचर भी लगभग सेम ही कॉन्सेप्ट देता है, अलग नहीं देता है। पर एक चीज़ मैं अनअकैडमी में अलग लगा, कोई टीचर मतलब लाइव एग्ज़ाम देख के नहीं दिखाता है। आपका एक एग्ज़ाम था हाउ AIR-1 एपीआर ऑन गेट एग्जामिनेशन, वो वाला अगर कोई भी देखेगा ना तो उसको एक क्लैरिटी ऑफ थॉट मिल जाएगी कि कैसे मैं करना है। मेरा भी हाँ, पहले मैं भी करता था, एक क्वेश्चन के ऊपर पढ़ा रहता था, इसे करेंगे फिर अगले में जाएंगे जितना टाइम लगेगा। लेकिन आपका वो देखने के बाद मैं क्या किया, एग्जैक्टली वो पेपर मैंने तभी देखा था। अब मैंने वहाँ पे भी काफ़ी सवाल थे जो मेरे को उस समय क्लिक नहीं कर रहे थे, मैं आगे बढ़ गया। जी। पर जनरली मैं मतलब ईगो आ जाती है, यार ये तो मेरा फेवरेट टॉपिक है, इसको तो, इस सवाल को तो मैं फोड़ के रहूँगा, ये सारी चीज़ें नहीं करनी। अब मैं पढ़ाता भी हूँ पर तब मेरे को वो सवाल क्लिक नहीं कर रहा था, मैं आगे बढ़ा। लास्ट में आके मैंने उसको देखा, यार अब इसको करके देखते हैं शांति से। तो ऐसी काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं जो अगर हम इंक्लूड करें अपनी प्रिपरेशन के अंदर, डेफिनेटली हम बेटर स्कोर कर पाएंगे। बिल्कुल सर। और वो सेशन सर इसलिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट था कि बच्चों को लगता है कि जो AIR-1 होगा, जो टॉपर होगा, वो तो सब कुछ अटेम्प्ट कर देता होगा। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा नहीं होता, लेकिन ऐसा होता नहीं है, क्योंकि AIR-1 को मुझे लगता है कि क्लैरिटी इतनी ज़्यादा है कि क्या नहीं करना है, इसकी क्लैरिटी बहुत ज़्यादा है, इसीलिए वो सेशन। और इनको देखिए सर, वो सेशन कितना अच्छा चला भी था हमारा और बहुत ज़्यादा हेल्पफुल था वो सारे स्टूडेंट्स के लिए। लेकिन ये मुझे लगता है ये फाइनल वाला चीज़ इन्होंने बहुत अच्छे से किया। एक बार आपकी नॉर्मल जर्नी पे आते हैं। लास्ट ईयर अगर 8,500 रैंक थी और उसको इम्प्रूव करके यहाँ तक लेकर के आए, तो कुछ तो बहुत मेजर शिफ्ट्स किए होंगे, कुछ बहुत मेजर चीज़ें चेंजेस किए होंगे। तो वो क्या थे? अगर आप इस इंटरव्यू को अभी तक देख रहे हैं और इंस्पायर हो रहे हैं नेक्स्ट ईयर गेट 2027 और 2028 में टॉप रैंक ला करके यहाँ हमारे साथ बैठ करके इंटरव्यू देने के लिए, सो दिस इज़ द बेस्ट टाइम टू इनरोल इन अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन। हमारे टॉप बैचेस जो कि हाईएस्ट वेटेज रखते हैं, सारे सब्जेक्ट्स लाइव हैं। जसपाल सर, मैं और अनअकैडमी की बेस्ट टीम आप सभी को पढ़ाने के लिए रेडी है। जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए, ऑफर कल एंड होगा और दिस इज द लीस्ट प्राइस ऑफ अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन। सो इनरोल as soon as possible and let's continue। सर ये तो एक स्टोरी टेलिंग जैसा हो जाएगा अगर मैं बोलना होगा। कोई दिक्कत नहीं है, बोल सकते हैं आप। थोड़ा लंबा हो जाएगा, फिर भी मैं बोलता हूँ। मैं सर 2022 में बीटेक किया, फिर 2 साल LNT में काम किया। 2024 में छोड़ के मैं आया कि सोचे कि यही टाइम है कि मैं MTech के लिए जाऊँ। फिर मैं आपको रोकूंगा, LNT में जॉब लेने के बाद आपने उसे छोड़ा? 2 साल सर मैं उसे उधर BIS के लिए इंटरव्यू दिया था पर हुआ नहीं। फिर मुझे उधर का जितना भी था बोला था कि यही मेन टाइम है, तुम जाना है तो जाओ MTech के लिए, नहीं तो इधर ही पड़े रहोगे। अच्छा। ऐसा है, तो इसलिए मैं छोड़ के आ गया। MTech करने का भी मन था, क्योंकि आपको शायद आप एक बार हम मैसेज किए थे कि MTech करने के बाद बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी मिलता है कोई भी कंपनी में, तो इसीलिए मैं छोड़ के आ गया। फिर 2024 में तैयारी किया, पर मेरा एकदम कॉन्सेप्ट उतना क्लैरिटी नहीं था, अच्छे से टेस्ट सीरीज़ को भी नहीं दिया था। उसके बाद रिज़ल्ट आने के बाद बहुत अपसेट हो गए थे। फिर मेरा एक एक्सीडेंट हो गया था, मैं 5 मंथ्स ब्रेक लिया, फिर जुलाई से स्टार्ट किया। जुलाई से जब स्टार्ट किया तब मेरे माइंड में एक ही था, 1 साल पूरा वेस्ट हो गया, अब इस बार करना ही है, कैसे भी करके करना ही है। मेन मेरा था कि मतलब मैं जो स्कूल से पढ़ा हूँ उधर एक चीज़ सिखाया गया था कि डिसिप्लिन और रूटीन मेन चीज़ है। मैं पूरा सुबह से 8 बजे से 6 बजे तक बिना ब्रेक लेके पढ़ाई करता था, मतलब लंच वो वगैरह तो था, पर ये और उसके बाद रिवीजन जो था टाइम, मतलब 1 साल जो वेस्ट हो गया उसको पूरा कवर करना, फिर वापस से ट्रैक पे आना, बहुत बड़ा एक लंबा जर्नी था। फिर और एक और चीज़ बोलना चाहता हूँ कि एक सर का एक और वीडियो था कि बैड स्टडी ग्रुप को कैसे इग्नोर करना है। बिल्कुल। वो सबसे बड़ा चीज़ है, क्योंकि मेन चीज़ जो होता है नवंबर और दिसंबर पीरियड, क्योंकि उस टाइम में जितना भी बैकलॉग रहता है वीडियो वो चेक ख़त्म करना, क्योंकि जनवरी मेनली फॉर ऑनलाइन टेस्ट सीरीज़ इसके लिए। तो उस टाइम में मैं बहुत ग्रुप में देखा हूँ, बहुत स्टूडेंट बोलते हैं कि अरे यार ये तो नहीं हो पा रहा है, अभी स्किप कर देता हूँ, फिर अगले साल करते हैं। वही उधर से उस मैसेज देख के बहुत लोग उसे छोड़ देता है। लेकिन वही चीज़ पकड़ के रखना लास्ट तक,
कंटिन्यू करना वही सबसे बड़ा माइंडसेट है। बिल्कुल सही बात है। और सर ये जो शॉर्ट वीडियोस हैं, जो गाइडेंस सेशन है, आपने जो डेफिनेटली ये वर्क करती है। मतलब हम पॉइंट भी वही पिक करते हैं जो पेन पॉइंट होता है बच्चों का कि हाँ इसमें फंस सकता है। उस हम भी उसी जर्नी से निकले हैं, हमने वो सारी चीज़ें फेस कर रखी हैं, तो पहले उसको आइडेंटिफाई करके अगर हम बच्चों को करेक्टली बता पाते हैं तो ऑब्वियसली हेल्प होती है उससे। और सर मुझे लगता है ये जो डिस्कशन ग्रुप्स होते हैं बच्चों के, कहीं ना कहीं जब एग्जाम पास आने लगता है तो ये नेगेटिव इम्पैक्ट डालते हैं, क्योंकि उस समय एंजाइटी बढ़ जाती है। बिल्कुल प्रेशर बहुत ज्यादा होता है, सब में एंजाइटी होती है, सब में प्रेशर होता है, डिस्कस करने के लिए होता नहीं है, जबकि कंस्ट्रक्टिव डिस्कशन कर सकते हैं, वो प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच ला सकते हैं, बट वो चीज़ नहीं करके वो नेगेटिव पेस पे चले जाता है पूरा डिस्कशन। मोस्टली सर वो बच्चे वही हैं जिन्होंने नहीं किया है, लास्ट में उन्होंने प्रिपेयर तो किया नहीं, क्योंकि वही टाइम होता है एक्सेलरेट करने का, अपनी प्रिपरेशन को पीक पे लेके जाने का, और उस समय अगर आप इन सारी चीज़ों में चले जाते हैं तो ऑब्वियसली नेगेटिव इम्पैक्ट होता ही है। बिल्कुल बिल्कुल। तो AIR 66 की स्टोरी तो बहुत मोटिवेटिंग है ही हमारी, लेकिन साथ ही साथ कमल की भी स्टोरी एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट ये है कि लास्ट ईयर अच्छी रैंक थी, जब सर बहुत नजदीक आकर के फिर से एक साल का अपने को डिसीजन लेना होता है। मुझे नहीं लगता कि रैंक आपकी इंप्रूव हुई, बट अपॉर्चुनिटीज तो सेम ही रहेंगी। हाँ, PSU आप लास्ट ईयर भी क्रैक कर सकते थे, इस बार भी सेम PSU मिल जाएंगे आपको, कॉलेजेस भी सेम मिलेंगे। तो आपके मोटिवेशन के पीछे कारण क्या था कि मतलब नहीं कि मेरे को रैंक इंप्रूव करनी है, कि नहीं फोड़ना ही है पेपर, मेरे को टॉप 50 में लाना ही है? सर जनरल कैटेगरी में क्या होता है ना कि 100 के पार रैंक आने पे कुछ कम अपॉर्चुनिटीज़ हो जाती हैं। तो मेरे को PSU तो मिली, पर वो बहुत लेट आके एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया लेट मिली। तो मेरे को यह था कि रैंक इंप्रूव करनी है। मेरे दोस्त जो थे वो NHAI में चले गए, तो मेरे को यह था कि NHAI लेनी है। वो पता नहीं इस बार थोड़ा लेट आएगी, कुछ कह नहीं, बट आएगी क्योंकि काफ़ी वैकेंसीज है NHAI के अंदर। और साथ में सर मैं ESC की प्रिपरेशन कर रहा हूँ, तो गेट एक बैकअप होता है, हम उसको दे ही देते हैं जस्ट फॉर प्रैक्टिस ऑल्सो। तो आपका फाइनल टारगेट ESC है? यस सर, मैं मेंस की प्रिपरेशन कर रहा हूँ। अभी कर रहे हो तो डेफिनेटली मेरे ख्याल से आप वहाँ पर भी निकालेंगे ही। आपको टेक्निकल है, टेक्निकल इज सेम फॉर बोथ गेट एंड इंजीनियरिंग सर्विसेज। सर काफी अच्छा हुआ प्रीलिम्स में कितना स्कोर एक्सपेक्ट कर रहे हैं वहाँ पे? 260 सर। 260 इज अ वेरी गुड स्कोर, मतलब जैसा पेपर आया था। तो अगर आपने मेंस ढंग से निकाल लिया दोनों, तो मेरे ख्याल से अच्छी रैंक भी सिक्योर कर सकते हैं। लास्ट ईयर मेरा सर प्रीलिम्स बहुत बेकार हो गया था, मतलब जहाँ पे नहीं, इस बार प्रीलिम्स इज गुड आ रहे थे ना, वहाँ पे मेरे 250 मार्क्स आए। इस बार अच्छा है, अगर आप मेंस पे फोकस करोगे तो डेफिनेटली यू विल बी एबल टू स्कोर। जी सर। मुझे सर लगता है कि एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम लोग को लगता है कि जो शॉर्ट वीडियोस जा रही हैं वो, लेकिन सर वो उन कुछ स्टूडेंट्स के जैसे एक लाइव एग्जांपल हो गया हमारा। बिल्कुल हमारा देखो, जो आपने शॉर्ट वीडियो बनाई, अगर वो किसी एक लर्नर को भी हेल्प कर देती है तो हमारा पर्पस अचीव हो गया। हम ऑफलाइन सेटअप में है नहीं जहाँ पे बच्चा पर्सनली आके पूछ सके, ये कहीं और रहते हैं, ये कहीं और रहते हैं, आके पूछना प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होता, DM करके पूछना प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होता, काफ़ी बच्चों को शाय होते हैं, वो पूछ नहीं पाते हैं, जो भी XYZ रीज़न है। तो इस वीडियो के थ्रू जो मैसेज हमारा होता है वो इन्हीं तरह के स्टूडेंट्स के लिए होता है कि यार इन बातों का ध्यान रखना है। एक बच्चे ने भी अगर वो बात सुन के अपनी प्रिपरेशन में इंक्लूड करके अपनी रैंक को इम्प्रूव कर लिया, हमारा पर्पस वहीं अचीव हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल सही बात। तो जो फ्यूचर लर्नर्स हैं, आपने देखा कि एक तरफ इतना हाई मार्जिन का डिफरेंस है, 8,500 से अगर आप टॉप 100 के अंदर आ रहे हैं तो आपको एक बहुत हाई मोटिवेशन चाहिए। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि 8,500 के बाद में सर नेक्स्ट ईयर कोई 100 के अंदर एक्सपेक्ट इतनी जल्दी नहीं करते, वही डिमोटिवेशन आ जाता है कि यार मेरी रैंक तो बहुत पीछे है, मेरी रैंक तो बहुत पीछे। और दूसरी तरफ आपके पास में कमल जैसे स्टूडेंट है कि इनको पता है कि हमारी लगभग, और जबकि अब मेहनत ज्यादा चाहिए, जबकि अब मेहनत 100 के अंदर रैंक लाने में मेहनत ज्यादा लगनी है, वो सर 140 से 50 में आना और 8,500 से आधे एक नंबर की बात होती है, ज्यादा फर्क नहीं होता सर। अभी मैं पूछ भी रहा था, कल 2 बच्चों से बात हुई, शिफ्ट 1 शिफ्ट 2 में नॉर्मलाइजेशन हुई है 2 नंबर के आसपास, 2 नंबर का डिफरेंस है। तो एक के 75 से 77 हो गए, एक के 77 से 75 हो गए। जी। तो एक टॉप, एक 100 से बाहर चला गया, दूसरा 100 के अंदर आ गया। तो नॉर्मलाइजेशन से, जबकि रॉ स्कोर जस्ट अपोजिट थे उनके, तो यहाँ पे तो टॉप 100 में तो 1-2 नंबर पे हमारी रैंक काफी शिफ्ट हो जाती है। बिल्कुल। सो आपने देखा कि इम्पॉर्टेंट ये है कि आपको रिगरस प्रैक्टिस कंसिस्टेंटली लगातार उसी पेस में, बिना किसी ज़्यादा अप एनर्जी डाउन एनर्जी कुछ नहीं है, बस कांस्टेंट प्रैक्टिस। और हमारे पास में एग्जांपल है कि उन्होंने एक्सेल शीट में मेंटेन किया गलतियां क्या थी सर। इट्स अ वेरी, दैट्स व्हाई इतना बड़ा होना भी ऐसे ही चाहिए सर। बिल्कुल। जब मैं बात करी टेस्ट सीरीज का पर्पस ही है कि अपनी गलतियों को आइडेंटिफाई करना। अब आप एक्सेल में लिखो, कॉपी में लिखो,
इट इज इररिस्पेक्टिव ऑफ दैट, आपको गलतियां पता होनी चाहिए और उस पर आपको काम करना है ताकि वो गलतियां सुधरे मेरी। जी सर, जबकि बाकी मोस्टली क्या करते हैं कि वो डिमोटिवेट हो जाते हैं। डिमोटिवेट हो जाके ये इसलिए टेस्ट सीरीज थोड़ी दी थी कि नंबर देख के मैं डिमोटिवेट हो जाऊं। सही बात। और मैं तो उसको अच्छा मानता हूं कि यार अगर शुरू में मेरे नंबर नहीं आ रहे हैं इसका मतलब मेरे को मेरी कमियां पता चल रही हैं। बिल्कुल। और कमियां पता चल रही है तभी इंप्रूव कर पाऊंगा, बिकॉज आप परफेक्ट नहीं हो। अगर आप शुरू में अच्छे नंबर लेके आ जाओ आपको तो ये लगेगा यार मेरे को तो सब आता है, सही ऐसा नहीं है। सही बात है। तो टेस्ट सीरीज ने आप सभी को काफ़ी हेल्प किया। रिवीजन के लिए क्या करते थे, कैसे मतलब अपने डेली बहुत सारे एक क्वेश्चन पूछते हैं स्टूडेंट कि कितने घंटे पढ़ें, क्या अगर माइंड में जब रैंक होती है कि 100 के अंदर लाना है तो क्या घंटे मैटर करते हैं या फिर सिर्फ आपके टारगेट्स मैटर करते हैं? एक बार उसके बारे में भी आइडिया दीजिए सर। पहली बात तो जब मेरा मेन कोर्स ख़त्म हो गया उसके बाद सब्जेक्ट वाइज 2 दिन या 3 दिन लेके हर एक ख़त्म करते थे। टाइम नहीं मैटर करता था, पर ये देखते थे कि मैं ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करूँ, मेन इसी में फोकस करते थे। उसके बाद जो मेन जो रिवीजन था वो टेस्ट सीरीज देते देते ही रिवीजन हो जाता था। ये क्वेश्चन में क्यों ये थॉट नहीं आया, उसके पीछे जाके फिर रिवीजन करना, ऐसे करके हर एक सब्जेक्ट रिवीजन हो गया, अलग से करना नहीं पड़ा। और जसपाल सर हमेशा कहते भी कि अपना रिवीजन इज नॉट अ डिफरेंट थिंग। कुछ बच्चे सर ये गलती भी करते हैं कि रिवीजन लास्ट में करेंगे और तब तक वो जो शुरू में क्लास में किया है वही याद नहीं है, तो रिवीजन तो पहला विजन भी तो याद रहना चाहिए तभी रिवीजन होगा। तो मोस्टली यही गलतियां होती हैं। आई थिंक सर हम लोगों ने बहुत सारे बात डिस्कस करे और इसी तरह के जो हमारे लर्नर्स हैं अभी और भी बहुत सारे लर्नर्स से हमने बात किया है, तो इसी तरह के डिस्कशन आते रहेंगे। इंपॉर्टेंट पार्ट ये नहीं है कि हम लोग यहाँ पर इन दोनों की सक्सेस शो नहीं कर रहे हैं, वो तो इनको मिल ही गई है। हम ये बता रहे हैं कि जो इनके फेलियर्स थे उनसे उठ करके ये कैसे आगे आए, और आप जो अभी इस वीडियो को देखेंगे, फ्यूचर लर्नर्स जो देखेंगे, वो कैसे समझेंगे कि आपका हो सकता है आपके सर्कमस्टांसेस अलग हों, आपका प्रिपेयर करने का तरीका अलग हो, आपको कैसे वापस निकल करके वहाँ से आना है और कैसे इस सीट पर बैठ करके हमें और जसपाल सर को और जसपाल सर से इम्प्रूवमेंट के आइडियाज़ लेते हुए हर चीज़ को करते हुए कैसे आपको इस सीट तक पहुँचना है। थैंक यू एवरीवन। थैंक यू एवरीवन।